हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल टी कोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है 21 जून और आज का हम करवाएंगे सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्विज। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस मत कीजिए, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया हैज रिसेंटली गिवन लीगल रिकॉग्निशन टू गे मैरिज। ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है कंबोडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए थाईलैंड। क्या है? ऑप्शन ए थाईलैंड। थाईलैंड राइट आंसर है। अब जो ये समलैंगिक विवाह होता है, इसमें जो है सेम जेंडर के लोग विवाह करते हैं। जैसे कि पहले एक लड़की एक लड़के से अपोजिट जेंडर में विवाह होता था। अब ये बहुत ज्यादा चलन में आ गया है कि समलैंगिक विवाह को जो है मान्यता देने के लिए कई सारे जो देश हैं उन्होंने मान्यता दी भी है। और ये दक्षिण पूर्व एशिया का जो देश है ये मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। यानी कि थाईलैंड जो है ये पहला ऐसा देश दक्षिण पूर्वी का है जिसने जो है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की है। लेकिन अगर पूरे एशिया की बात करें तो पूरे एशिया में इसका थर्ड नंबर है। यानी कि इसके पहले भी दो ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है। वो कौन कौन सी है? नेपाल है एंड ताइवान है। नेपाल एंड ताइवान। नेपाल और ताइवान दो ऐसे देश हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को क्या किया है? मान्यता पहले ही प्रदान किया है। तो इस तरीके से जो है पूरे एशिया की अगर बात की जाए तो पूरे एशिया में जो है थाईलैंड तीसरे नंबर पे है। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया की बात की जाए तो ये किस नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे है। इतना आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला राष्ट्र बनेगा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने का। तो इसलिए जब कोई चीज पहले होती है तो वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। थाईलैंड की कैपिटल की बात करें तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? वो है बैंकॉक। बैंकॉक, ठीक है, ये थाईलैंड की कैपिटल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अत्याधुनिक स्किन बैंक की सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड द आर्टिफिशियल स्किन बैंक फैसिलिटी? ऑप्शन ए है एम्स दिल्ली, ऑप्शन बी है भारत बायोटेक, ऑप्शन सी है इंडियन आर्मी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बी नहीं, सी इसका राइट आंसर है। यानी कि ये इंडियन आर्मी द्वारा जो है शुरू की गई है। इस अत्याधुनिक जो स्किन बैंक की सुविधा जो है भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जैसे भारतीय सेना में किसी दुर्घटना में या गंभीर जलन का और किसी भी प्रकार की अगर कोई जवान को चोट आ जाती है तो वो जो है उनको इस स्किन बैंक स्किन की सुविधा मिल जाएगी जिससे वो उनकी बॉडी को दोबारा से जो है रिपेयर किया जा सकता है। इसके पहले भी स्किन बैंक एक खोला गया था, वो खोला गया था कहाँ पर? सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में, ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाए कि किस हॉस्पिटल में सबसे पहले खोला गया था तो वो सफदरजंग हॉस्पिटल था, ठीक है। लेकिन ये वाला जो स्किन बैंक की सुविधा शुरू की गई है ये इंडियन आर्मी द्वारा, भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाधामन बंदरगाह को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? यह किस राज्य में बनाया जाएगा? इंग्लिश में देख लेते हैं। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड वधामन पोर्ट इन विच स्टेट विल इट बी बिल्ड? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन ए। यानी कि
ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, वर्धामन बंदरगाह। वर्धामन बंदरगाह महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2024-25 के लिए कितनी खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की गई है? Recently, the MSP of how many kharif crops has been increased by the central government for the marketing year 2024-25? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है हम केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 13। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। यानी कि 14 ऐसी खरीफ फसलें हैं जिनके एमएसपी में क्या किया गया है? वृद्धि की गई है 2024-25 के विपणन सत्र में। और इसमें जो है 14 एमएसपी को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जिसमें जो है धान का नया एमएसपी जो बनाया है वो 2300 है। यानी कि पिछले जो मूल्य निर्धारित किए गए थे उसमें से इन्होंने 117 रुपए बढ़ाया है। ठीक है, 117 रुपए बढ़ाया है। तो इस तरीके से जो है ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। इससे किसानों को फायदा होगा और एमएसपी बढ़ाकर जो 2300 रुपए, ग्रेड ए का जो एमएसपी धान होगा वो 2320 रुपए प्रति कुंटल होगा। यानी कि नॉर्मल जो धान है ये 2300 है, और अगर ग्रेड ए की बात की जाए तो इसका जो एमएसपी मूल्य निर्धारित किया गया है ये 2320 रुपए है। क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है ग्रेड ए धान की विपणन वर्ष 2024-25 में एमएसपी क्या निर्धारित की गई है। नीचे दे देगा 2120, 2200, 2300, 2320। तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो ग्रेड ए का धान है इसका जो मूल्य निर्धारित किया गया है वो किया गया है 2320 रुपए। अब ये एमएसपी होता क्या है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि किसानों की लगातार जो आंदोलन चल रहे थे वो एमएसपी को लेके ही चल रहे थे। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट मूल्य। यानी कि जो एमएसपी है ये किसी जो कोई भी एक फसल है जिसका एक मूल्य, मिनिमम मूल्य जो है वो सरकार निर्धारित करती है, और इस मूल्य पर जो है सरकार खुद जो है किसानों से धान या गेहूं कोई भी फसल खरीदती है जो मार्केट वैल्यू से अच्छा मूल्य होता है, जो किसानों को काफी बेनिफिट देता है। तो इसी को लेके जो है किसान जो है काफी मांग कर रहे थे कि हमें जो है कई सारी फसलों पे उन्होंने मांग की थी कि एमएसपी जो है अच्छी एमएसपी जो है उस पे लागू की जाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने पाओ नुर्मी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? इंग्लिश में देख लेते हैं। विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन द पाओ नुर्मी गेम्स? ऑप्शन ए है अनाहत सिंह, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है टोनी केरनन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि जो नीरज चोपड़ा हैं, जिनके बारे में हमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को नीरज चोपड़ा के बारे में पता होगा। तो नीरज चोपड़ा ने जो है इतिहास रच दिया। पाओ नुर्मी गेम्स में इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। ये जैवलिन थ्रू है और इसी इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने 83.62 से इसकी प्रतियोगिता की शुरुआत की थी, जिसमें जो है इन्होंने ओलिवर हैलेंडर को पीछे छोड़ा। किसको? ओलिवर हैलेंडर इनको जो है पीछे छोड़ दिया है। इनके पास जो 83.96 मीटर का दूसरा थ्रो था, जबकि जो नीरज का था वो था 83.45। ठीक है, 83.45। अनाहत सिंह के बारे में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अनाहत सिंह कौन है। तो अनाहत सिंह जो है, अनाहत सिंह एक भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। क्या है अनाहत सिंह? एक भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं।
स्क्वैश खिलाड़ी हैं और इन्होंने 14 साल की उम्र में जो है 2022 में राष्ट्रमंडल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट हैं अनाहत सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अनाहत सिंह के बारे में, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये मात्र कितनी 14 साल की थी जब इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट बनी थी। और दिसंबर 2023 में इन्होंने U17 श्रेणी में एशिया में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया था। 2023 में जो है इन्होंने U17 श्रेणी में एशिया में, भारत में ही नहीं पूरे एशिया में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया था अनाहत सिंह ने। और टोनी केरनन कौन है? टोनी केरनन भी जैवेलियन थ्रू प्लेयर है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कालोन नेचुरल पार्क किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द रिसेंटली डिस्कस्ड माउंट कैलोन नेचुरल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन ए है फिलीपींस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्योंकि जापान में भी बहुत ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं जो कि परिप्रशांत मेखला का देश है, और इंडोनेशिया भी उसी का है। तो लेकिन ये दोनों नहीं है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है फिलीपींस जो है। यहाँ पर माउंट कालोन जो नेचुरल पार्क है इसमें ठंडा, ये चर्चा में क्यों आए? ये इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर एक ठंडा लावा जो है प्रस्फुटित हुआ। जैसे मैग्मा निकलता है तो वो गर्म निकलता है किसी ज्वालामुखी में, लेकिन इसमें क्या हुआ है? इसमें ठंडा लावा निकला है, ठंडा लावा प्रस्फुटित हुआ है जिसके कारण ये चर्चा में आ गया। ठंडा लावा होता क्या है? इसमें जो है वर्षा जल, राख, रेत और कंकड़ जैसी जो है ज्वालामुखी सामग्री के साथ कंक्रीट जैसे पदार्थ निकलते हैं। ये इसका प्रवाह गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है, ठीक है। और ये ठंडा लावा जो है ये अधिक विनाशकारी और घातक माना जाता है, यानी कि जो गर्म लावा होता है उससे कई ज्यादा ये जो है विनाशकारी होता है, ये कई गुना ज्यादा विनाशकारी होता है, क्योंकि ये जो है 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी प्रवाह गति होती है। कितनी होती है? 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी प्रवाह होती है। इस तरीके से ज्वालामुखी विस्फोट के बिना भी ये घटित होता है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि विस्फोट हो तभी इसका लावा बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है ज्वालामुखी विस्फोट स्वयं ज्वालामुखी पर उपस्थित बर्फ होती है जो पिघल कर क्या करती है? लावा उत्पन्न करती है, और इसी को जो है ठंडा लावा कहते हैं। ये एक पिघली हुई चट्टान होती है जिसमें जो है ये गर्म होती है और उसके बाद ये पिघल कर टेम्परेचर डाउन करके जो है लावा निकालती है, जिसको कहते हैं ठंडा लावा। फिलीपींस की कैपिटल की बात करें तो फिलीपींस की कैपिटल पता ही आप लोग को मनीला है, मनीला, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए है 15 जून, ऑप्शन बी है 17 जून, ऑप्शन सी है 20 जून, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस जो है 20 जून को मनाया गया। अब ये मनाया क्यों जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि जो युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घर से भागने के लिए बेचारे मजबूर हो जाते हैं, उनको कैसे जो है एक देश या एक वहां के रहने वाले उन शरणार्थियों को जो है अपने यहाँ स्थान दे सके और उनका स्वागत कर सके और उनके रहने के लिए व्यवस्था कर सके। तो इस तरीके से उन शरणार्थियों को अपनाना बहुत बड़ी बात होती है। इस परिप्रेक्ष्य में जो है विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। जैसे अपने ही देश में देख लो कि कई सारे बांग्लादेश के, नेपाल के या पाकिस्तान के कई सारे रिफ्यूजी जो है अपने यहाँ रह रहे हैं और वो उनको जो है रखा हुआ है। विश्व शरणार्थी दिवस 2024 की जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा बोला है जब कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है तो उसकी एक थीम डिसाइड की जाती है और वो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि थीम से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 2024 की थीम है हर किसी का स्वागत है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, हर किसी का स्वागत है, हर किसी का स्वागत है। ये इस बार की
थीम है। और इस बार जो है वैश्विक एकता और समावेशी की आवश्यकता को प्रोत्साहन मिला है, और सभी लोगों को जो इस दुनिया में हैं उनको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जिसके लिए लोगों को आगे बढ़ के हेल्प करनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जिनका आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, और 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 जून विश्व महासागर दिवस। उसके बाद 13 जून ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस। और उसके बाद आ जाते हैं 14 जून। 14 जून में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 15 जून को विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। उसके बाद जो है ये 20 जून है जो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। इसका एक लिस्ट हम लोग लाएंगे जब मंथ के लास्ट में, और आपको पूरे जून के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो एक ही उसमें कवर करवा देंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच प्लेयर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ऑप्शन ए है दिनेश कार्तिक, ऑप्शन बी है ट्रेंट बोल्ट, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दिनेश कार्तिक ने भी मैच से संन्यास लेने की घोषणा की थी, तो लेकिन यहाँ पर मेंशन है कि हाल ही में, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट है। ट्रेंट बोल्ट जो है ये न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के सबसे तेज गेंदबाज खिलाड़ी हैं, और कहाँ के हैं ये आप लोग नोट कर लेना, न्यूजीलैंड। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है, ये किस देश के निवासी हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड के हैं। और इन्होंने लास्ट जो है 2024 का T20 ICC क्रिकेट विश्व कप जो पापुआ न्यू गिनी में हुआ था, इन्होंने उसमें खेला है, और उसके बाद जो है ये इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी कि जो है हम संन्यास ले रहे हैं, और ये बाएं हाथ के सबसे तेज खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं दिनेश कार्तिक का। तो दिनेश कार्तिक जो है भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से भी कुछ दिन पहले इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर आ जाए कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी कौन से हैं, तो दिनेश कार्तिक हैं, जिन्होंने हाल ही में IPL 2024 में नजर आए थे, जहां उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो ट्रेंट बोल्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है वर्ष 2024 में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। असम, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु। आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन कल की क्लास में करवाया था, और हम डेली आपकी क्रॉस चेकिंग करते हैं एक क्वेश्चन की, लेकिन आप में से किसी का कमेंट सेक्शन में कोई आंसर नहीं आता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ताकि जो है हमें ये पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं और उस चीज़ को रिवाइज भी कर रहे हैं। और हमें जो भी आप लोगों की क्लास मिस हो रही है या फिर आप नहीं कर पाए हैं, तो वो जून में करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट में फोल्डर हमने बना दिया है, और वहाँ पर जाकर आप कोई भी डे की जो क्लास छूटी है या फिर आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें जाके आप लोग क्लास को कर सकते हैं। ओके, आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं न्यू एनर्जी, न्यू जोश के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।